ऑफ ऑपरेटिंग पाइथन प्रोग्राम। तो अगर आप पाइथन के प्रोग्राम से कोई भी ऐसा ऑपरेशन करना चाहते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम अपने कंप्यूटर पे करते हैं, तो वो आप ओएस मॉड्यूल के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओएस से रिलेटेड फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जैसे किसी फोल्डर को क्रिएट करना, फोल्डर को डिलीट करना, किसी फाइल को रीनेम करना, या किसी फोल्डर में कितनी फाइल रखी हैं इस बात को पता करना। ठीक है, तो इस तरह के जो भी काम है आप कर सकते हैं। देखो अभी आप कैसे कर सकते हो, आप राइट क्लिक करो, न्यू फोल्डर, फोल्डर बना लो। ठीक है, आप किसी फोल्डर को डिलीट कर दो, राइट क्लिक, डिलीट। तो ये सब चीजें रीनेम कर लो, प्रॉपर्टीज चेक कर लो इसकी, कब बनी थी फाइल, इसका पाथ क्या है, कितना साइज है ना। तो ये सब चीजें अगर आप पाइथन के प्रोग्राम से करना चाहते हैं तो ओएस मॉड्यूल के थ्रू हम बड़ी आसानी से इस काम को कर सकते हैं। तो ओएस का मतलब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है। अब जैसे मुझे ये पता करना है कि मेरा प्रोग्राम किस पाथ पे रन हो रहा है। जैसे मेरे कंप्यूटर में मैं अपना प्रोग्राम जी ड्राइव के अंदर पैचेस फोल्डर के अंदर बना रहा हूँ, ऐसे ही ये प्रोग्राम जिस कंप्यूटर पे भी चलेगा तो वो किस पाथ पे चल रहा है ये मुझे पता करना है। तो ओएस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट सी डब्ल्यू डी। सी डब्ल्यू डी का मतलब है गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, रिटर्न्स पाथ ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी। और वो पाथ आप किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहें तो वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहें तो सीधा प्रिंट कर सकते हैं। तो मेरे कंप्यूटर पे जो आंसर आया आपके पे कुछ और आएगा। आप जिस पाथ पर अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे वो पाथ आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी में कितनी फाइल्स हैं, उन सब के नाम आपको मिल जाएं, या करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जितने भी फाइल फोल्डर हैं उन सब के नाम आपको मिल जाएं, तो ओएस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम है लिस्ट डायरेक्टरी। लिस्ट डायरेक्टरी फंक्शन क्या करता है, जो भी आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, दैट मीन्स जहां पर ये प्रोग्राम रखा हुआ है उस फोल्डर में, डायरेक्टरी को ही फोल्डर कहते हैं, फोल्डर को डायरेक्टरी कहते हैं। तो अलग अलग चीजें नहीं है, एक दूसरे के सिनोनिम है, पर्यायवाची हैं डायरेक्टरी और फोल्डर। ठीक है, तो अब जिस डायरेक्टरी में ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस डायरेक्टरी में कितनी फाइलें और हैं, कितने फोल्डर और हैं, उन सब के सिर्फ नाम लाकर मुझे एक लिस्ट में रखकर दे देगा। जैसा इसका काम है, ये हमें एक लिस्ट वापस करता है। और जो लिस्ट हमें वापस कर रहा है उस लिस्ट में क्या होगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जितनी फाइल्स और जितने फोल्डर्स हैं उन सबके सिर्फ नेम्स हों। ठीक है, तो लिस्ट वापस करेगा नेम्स। रिटर्न से लिस्ट ऑफ names of all files and folders present in CWD। CWD का मतलब है करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, तो अब इसको अगर हम प्रिंट करके देखना चाहें तो लूप लगाकर हम देख लेते हैं, एक एक नाम हम लूप से निकाल लेते हैं। तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जितने भी फाइल के नाम थे सबके नाम आ गए। कोई फोल्डर था तो उस फोल्डर का भी नाम आ जाएगा।
सिर्फ नाम नाम आएगा। ये आ गया पैकेज, पैकेज एक फोल्डर ही था, उसका नाम आ गया। तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी की जगह अगर मैं किसी और पाथ पे जो कोई फाइल रखी है उसके अंदर कितनी फाइल हैं उनके नाम निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे os डॉट लिस्ट डायरेक्टरी और यहाँ पर अपना पाथ बताइए। तो जिस पाथ को आप यहाँ बताएंगे उस पाथ एक फोल्डर का होना चाहिए। तो उस पाथ पर जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी फोल्डर्स हैं, उन सबके नाम को एक लिस्ट में रखकर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक जी ड्राइव के अंदर कोई फोल्डर बना लेता हूँ। मान लीजिए उसका नाम कर दिया टेस्ट। इस फोल्डर के अंदर मैंने कुछ फाइलें कॉपी कर दी। दो फाइल मैंने यहाँ पर मान लो कॉपी कर दी, एक ए नाम की और ये मिक्स नाम। और कुछ फाइलें मैंने डेस्कटॉप से उठाकर कॉपी कर दी। मान लीजिए ये एक फाइल है, ये एक फाइल है, ये भी मैंने इसके अंदर पेस्ट कर। इसके अंदर एक फोल्डर बना दिया, मान लो एबीसी। एबीसी फोल्डर के अंदर एक फाइल और बना दी और इसका नाम कर दिया मैसेज, कोई भी नाम दे दो। अब मैं पता करना चाहता हूँ जी ड्राइव के अंदर टेस्ट फोल्डर में कितनी फाइल्स और कितने फोल्डर्स हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। तो अब यहाँ पर मैं अपना पाथ लिखूंगा और जब भी मैं पाथ लिखूंगा तो स्ट्रिंग में लिखूंगा, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के अंदर हम क्या लिखेंगे? अपना ड्राइव का लेटर जी, उसके बाद कॉलन। जब भी हम पाइथन प्रोग्राम में एक पाथ को मेंशन करते हैं तो ड्राइव के लेटर से शुरू करते हैं पाथ का नाम, उसके बाद कॉलन लगाएंगे और कॉलन के बाद हम लगाएंगे फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश के बाद उसके अंदर फोल्डर। अब उसके अंदर एक और फोल्डर है, मैंने कहा एक और है, क्या नाम है इसका? क्या दिया था मैंने? एबीसी। बस। अब मुझे बताओ जी ड्राइव के अंदर टेस्ट फोल्डर के अंदर एबीसी फोल्डर में जो फाइल है वो कितनी रखी है? एक ही रखी है। एक और कर देते हैं, मान लो इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट मारो तो कर दें। अब जब भी हम पाथ लिखते हैं तो जो कॉलन है ये बस ड्राइव के लेटर के बाद ही आता है। उसके बाद सिर्फ स्लैश आएगा, फॉरवर्ड स्लैश, है ना? एक के आगे एक फॉरवर्ड स्लैश लिखते हुए चले जाएंगे। तो अब इस पाथ पर जितनी फाइल्स रखी हैं उन सबके नाम की लिस्ट मुझे मिल जाएगी। मान लीजिए मैंने उसे प्रिंट कर ली। दो फाइल थी वहां पर, दोनों की लिस्ट आ गई। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर मुझे इस वाले पाथ की नहीं, इस वाले पाथ की चाहिए, टेस्ट की। ठीक है। तो अब देखते हैं इस बार रिजल्ट। ये रही, ये एक फाइल है, ये एक फोल्डर का नाम है। अब फोल्डर के अंदर क्या था ये पता नहीं चला, बस इसके अंदर ये फोल्डर है, अब उसके अंदर क्या है ये हमें नहीं पता। ये एक फाइल है, ये एक फाइल है, ये एक फाइल है। तो इस तरह से अगर हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स हैं ये अगर हम पता करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब ये आपको हिडन फाइल्स भी लाकर देता है। हिडन फाइल्स का मतलब क्या है? मान लीजिए मैं टेस्ट फोल्डर के अंदर इस फाइल को, जो मेरी एआई वाली फाइल है,
मान लीजिए राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और इसको हाइड कर देता हूँ, इसको मैंने हाइड कर दिया। व्यू में जाकर इसको ऐसे कर, अब नॉर्मल फोल्डर लग रहा है, आपको लग रहा है इसके अंदर बस 3 ही फाइल और एक फोल्डर है, लेकिन जो मेरा प्रोग्राम है इसमें कोई हिडन फाइल भी होगी, उसको भी लाकर आपको दे देगा, है ना। जैसे अभी भी आ रही है, देखो ये वाली फाइल। तो कई बार ऐसा आप देखते हो पेन ड्राइव में कुछ फाइलें दिखती नहीं है लेकिन होती हैं, तो आप ये पेन ड्राइव का पाथ दे दो, उसके अंदर जितनी फाइलें हैं सारी आपको दिख जाएंगी हमारी। ठीक है, चलो तो इस तरह से हम ऑपरेटिंग सिस्टम के इन दो फंक्शंस को भी यूज कर पा रहे हैं, और देखते हैं आगे भी। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि कोई फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो ओएस मॉड्यूल के अंदर एक सब मॉड्यूल है पाथ नाम। ओएस मॉड्यूल के अंदर पाथ नाम का एक सब मॉड्यूल है, और इस पाथ नाम के सब मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट फंक्शन कह रहा लाओ मुझे फाइल का पाथ दो। हमने कर लो जी ड्राइव के अंदर टेस्ट फोल्डर के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है a.png। ये फंक्शन ट्रू देता है अगर इस पाथ पर ये फाइल है, ये फंक्शन फॉल्स देगा अगर इस पाथ पर ये फाइल नहीं है। हम उसे इफ एल्स में यूज कर सकते हैं, अभी के लिए मैंने उसको प्रिंट में यूज कर लिया। ट्रू यानी कि वो फाइल है, और वास्तव में इस नाम की फाइल तो है मेरे पास, देखो ये रही। अब मैं एक काम करता हूँ, सेम मैं यहाँ पर इसका नाम करता हूँ मान लीजिए p.png। इस नाम की तो फाइल ही नहीं है कोई, क्या आ गया। तो इस तरह से अगर मुझे किसी फाइल के बारे में पता करना है कि वो है कि नहीं किसी पाथ पर, तो हम ओएस के सब मॉड्यूल पाथ जिसके अंदर के फंक्शन एग्जिस्ट से इस काम को पता कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ओएस मॉड्यूल के लिए। अब अगर आप किसी फाइल को रीनेम करना चाहते हैं, तो आप ओएस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है रीनेम। इससे क्या होगा, किसी भी फाइल को आप रीनेम करके आ सकते हैं। अब जैसे ये आपके पास फाइल है a.png, तो ये कहाँ रखी है, हमने कहा जी ड्राइव के अंदर टेस्ट फोल्डर के अंदर फाइल है a.png। अब हम इसे रीनेम करेंगे, किस पाथ पर करेंगे, किस नाम से करेंगे, वो आप यहाँ बताएंगे। हम पाथ को बदल भी सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ नाम बदल रहे हैं, तो मैंने कहा भाई जी ड्राइव के अंदर ही टेस्ट फोल्डर के अंदर ही इसका नाम एक ही जगह कर दो p.png। अब जैसे ही ये कोड रन होगा, वैसे ही इस पाथ पे जो फाइल है वो रीनेम हो जाएगी इस पाथ। ठीक है, अगर ये फाइल नहीं मिली तो एरर आ जाएगी कि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। अब देखते हैं, जैसे ही मैं रन कराऊंगा वैसे ही आप देखना यहाँ पर फाइल का नाम जो ए है, ये हमारा अब ए से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
ये देखो ए से बी हो गया। तो अब आप मुझसे कहोगे सर पाइथन ने कुछ नया तो करा ही नहीं, इस काम को तो मैं ऐसे ही कर देता, राइट क्लिक करूंगा और रीनेम और नाम बदल दो इसका। इस काम को करने के लिए कोई पाइथन का प्रोग्राम क्यों लिखेगा? आपने कहा बात सही है आपकी, इस काम को करने के लिए कोई पाइथन का प्रोग्राम क्यों लिखेगा, है ना, जबकि इस काम को तो हम राइट क्लिक करके न्यू करके बना सकते हैं बड़ी आसानी से। अब इस बात का आंसर देने के लिए इसको मैं भी कमेंट कर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन कराऊंगा तो एरर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि पहला आर्गुमेंट सोर्स है और दूसरा आर्गुमेंट क्या है आपका, डेस्टिनेशन। तो इस बार ये फाइल तो है ही नहीं सोर्स पर, क्योंकि तो रीनेम होकर बी बन गई है। अभी एरर दे देगा, बोलेगा फाइल है ही नहीं, सिस्टम कैन नॉट फाइल द फाउंड, फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, तो पता ही था, तो हमें पहले इफ एल्स लगाकर os.path.exist से चेक कर लेना था। उसके बाद अगर फाइल है तो रीनेम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ जहां पर देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये बहुत सारी इमेजेस हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इन इमेजेस को कॉपी कर लेता हूँ, इनको हटा देता हूँ और इनको कॉपी करके मैंने एक जी ड्राइव के अंदर सिंपल सा फोल्डर बना दिया, IMGS करके। मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर। मान लो ये सारी इमेजेस। अब देखना, अभी मेरे पास 57 इमेजेस हैं। कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल B। अब 114 इमेज हो गई। कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल B, 228 हो गई। आप ये मान के चलना कि ये सब अलग अलग इमेजेस हैं, अलग अलग फाइल्स हैं। भले ही इमेज है, कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट है, कोई PDF फाइल है, कुछ भी हो सकता है। चलो अब शुरू करते हैं खेल। मेरे पास एक फोल्डर में लगभग 3600 फाइल रखी हैं, ठीक है। या चलो इनको मैं अब कर देता हूँ 7000। लगभग 7000 फाइल रखी है मेरे एक फोल्डर के अंदर। आपका काम यह है हर फाइल का नाम एक फॉर्मेट में देना है। लाइक ये जो फाइल है पहली इमेज, उसका नाम रखना है 1.png, फिर 2.png, फिर 3.png, 1 2 3, जिसका जो नाम है हटा दो और इसका नाम कर दो राइट क्लिक करके 1, ऐसे करके। फिर अगले वाले का 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके करना है। अब बताओ 7000 फाइलों को रीनेम करने में आप कितना टाइम ले लोगे? राइट क्लिक रीनेम, राइट क्लिक रीनेम, राइट क्लिक रीनेम। अब आपका टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है, हो सकता है पूरा दिन ही लग जाए। और गलती बहुत ज्यादा करोगे क्योंकि बोरिंग काम है बहुत, कंसंट्रेशन हम बीच बीच में खोते रहेंगे अपनी। ठीक है, अब मैं इस काम को फ्रीक्वेंटली करता हूँ। जिस कंपनी में मैं नौकरी करता हूँ वहां पर मुझसे यही काम करवाया जाता है। सुबह मैं जाता हूँ 9 बजे, कंप्यूटर चलाता हूँ और मुझे एक फोल्डर दे दिया जाता है और कहते हैं कि ये कहीं से डेटा आया है, इन सबको ऑर्डर दे दो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके एक फॉर्मेट में इस काम को कर। अब मैं डेली राइट क्लिक करके रीनेम करता रहता हूँ। अब इस काम को अगर मैं ऑटोमेट करना चाहता हूँ तो मुझे इस काम को करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। वो प्रोग्राम इस काम को ऑटोमेट कर देगा। कैसे कर देगा अब आप देखना। मैं गया, सबसे पहले मैंने ये पता करा कि जिस फोल्डर के अंदर की फाइलों को एक फॉर्मेट पे आपको रीनेम करना है, कितनी फाइलें हैं पहले सबके नाम पता कर लो। तो कौन सा फंक्शन लगाएंगे? os लिस्ट डायरेक्टरी लगा दिया और इसमें लिख दिया जी,
:imgs। सारे नाम मेरे पास आ गए, मैंने लूप लगाया, एक एक नाम बाहर निकाला। फॉर नेम इन नेम्स, एक एक नाम हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ लिख दूं, ध्यान से देखना, os डॉट रीनेम नेम कॉमा। अब ये बताओ, ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट में क्या आएगा? इस फाइल का नाम, कॉमा इस फाइल का नाम, कॉमा इस सबके नाम आ जाएंगे। जब लूप चलेगा तो इसमें कौन आएगा सबसे पहले? पहली वाली फाइल का नाम। अब पहली वाली फाइल को मैंने रीनेम कर दिया, क्या नाम दे दूं मैं? मैंने इसका नाम कर दिया, मान लीजिए 1.png। अब देखो, जब ये लूप सेकंड टाइम चलेगा तो इसमें कौन सी फाइल आ जाएगी? सेकंड वाली। लेकिन सर इसका नाम अभी भी क्या हो जाएगा? 1.png। तो अब कोई ऐसा लॉजिक लगाओ कि ये 1 से 2 बन जाए। हमने कहा रुको, एक काम करते हैं, हमने कोई एक वेरिएबल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आई, जिसकी वैल्यू इनिशियली 1 कर दी, और यहाँ पर हमने एफ स्ट्रिंग लगाकर क्या लिख दिया? i.png। अब जैसे ही लूप अगली बार चला, हमने i+1 कर दिया। अब यहाँ दूसरी फाइल आएगी 2.png, तीसरी फाइल आएगी 3.png, 4.png, 5.png, 6.png। अब किसी ने कहा सबके नाम के प्रीफिक्स में img लगा दो, img_, img1, img2, img3। अब जो आप फॉर्मेट बनवाना चाहो बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक गलती जो अभी हम कर रहे हैं वो ये कि रीनेम फंक्शन ये नहीं कह रहा है कि जिस फाइल को रीनेम करोगे उसका नाम दे देना। लाइक फाइल का नाम अगर एबीसी है, abc.png नहीं दे सकते, क्या देना पड़ता है? पूरा पाथ, ऐसे करके पूरा पाथ देना पड़ेगा, तब चलेगा। तो अब अभी हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो सिर्फ नेम को लिख रहे हैं, नेम सिर्फ फाइल का नाम कंटेन करता है। मुझे क्या करना होगा? पूरा पाथ बनाना पड़ेगा। जी ड्राइव के अंदर imgs फोल्डर के अंदर ये नेम, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया? ये हमारा पूरा पाथ बन गया, ठीक है। अब इस पाथ पर मुझे वापस जाना है जी ड्राइव के अंदर, इसको यहाँ क्लोज कर देना है। imgs के अंदर ये नाम आपको यहाँ पर देना है, img1, img2, 3, 4, 5, ऐसे करके आपको देना है, ठीक है। अब इस काम को करके देखें, मैंने कहा चलो देखते हैं। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग को अगर हम फॉर्मेट करते हैं तो उसको एफ लगाते हैं ताकि हम स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल का यूज कर पाए। किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अगर हम वेरिएबल का यूज करना चाहते हैं तो उसका सिंटेक्स यही होता है कि हम सफिक्स में एफ, प्रीफिक्स में एफ लगाते हैं। देखते हैं, कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लगे हैं। सर आपको लगता है हो गया होगा काम? अगर देख लेते हैं, हमें क्या लगता है, लगेगा तो सभी को लगेगा। अब करो राइट क्लिक, रीनेम। तो ऐसे पर्पस के लिए प्रोग्रामिंग करी जाती है। और जरूरी थोड़ा ना कि आप पाइथन पढ़ने के बाद कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे। अपनी डेली ऑफिस की जो लाइफ है उसमें आने वाले काम को आसान नहीं कर सकते हैं। ये तो हर किसी का ऑफिस का काम होता है डेली, है ना। अभी तो आप, जो मेन चीजें आई हैं वो तब शुरू हुई हैं आनी है आपकी। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये चीजें और इंटरेस्टिंग आती जाएंगी। 100 फाइल से डेटा कॉपी करके सिंगल फाइल में लेकर आना, मैनुअली कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V, सुबह शाम हो जाएगी करते करते। मेरा प्रोग्राम 2 सेकंड में करके आ जाएगा, सोच कर देखो।
आप इस काम को करने की मेहनत सिर्फ एक बार के लिए नहीं बचा रहे हैं, हमेशा के लिए, बार बार के लिए बचा गए हैं। अब ये बताओ, इस प्रोग्राम में अगर किसी दूसरे पाथ पर ऐसी फाइलें रखी हैं, उनको रीनेम करना होगा, तो सेम प्रोग्राम फिर काम नहीं कर जाएगा? बस अपना लॉजिक, अपना फॉर्मेट बताओ। एग्जैक्टली exactly. आप यूजर से इनपुट ले लो पाथ, मतलब आप आपने कोड में पहले से पाथ मत बताओ, यूजर से इनपुट करा लो। ऐसा भी तो किया जा सकता है ना? चलो, तो फाइल डिलीट करने के लिए भी होता है, बिल्कुल होगा, है ना? चलो, अब सर डिलीट करने का भी बता दो। अगर मुझे एक साथ बहुत सारी फाइलें डिलीट करनी है तो कैसे करते हैं? वैसे तो कंट्रोल A करो, डिलीट कर दो, ये तो आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ऐसे नहीं करना है, मेरे पास हजारों फाइल हैं, मुझे हर फाइल को ओपन करना है, उसमें पढ़ना है क्या लिखा है, अगर उसमें मेरे काम की चीज लिखी है तो डिलीट ना हो, वरना डिलीट हो जाए। अब अगर इस काम को मैनुअली करूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। अब इस काम को प्रोग्राम से कर सकते हैं, पर अभी हमें फाइल पढ़नी नहीं आती है, अभी बस रीनेम करना आता है, डिलीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक अलग प्रोग्राम बनाकर दिखा देते हैं। तो किसी फाइल को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए मान लो टेस्ट फोल्डर के अंदर ये b.jpg फाइल है, इसको रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है रिमूव। रिमूव फंक्शन कह रहा है, लाओ मुझे बता दो फाइल का पाथ। जिस फाइल का पाथ आप मुझे बताएंगे, उस फाइल को जाकर मैं डिलीट कर दूंगा, अगर वो मिल गई तो। नहीं मिली तो एरर दे दूंगा, फाइल है ही नहीं, डिलीट कैसे करें? तो जी ड्राइव के अंदर, टेस्ट फोल्डर के अंदर b.png, तो ये प्रोग्राम फाइल को डिलीट कर देगा। लेकिन इससे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये ऑपरेशन है रिमूव करने वाला, ये ऑपरेशन फाइल को परमानेंट डिलीट करेगा। रिसाइकल बिन में भी फाइल नहीं मिलेगी। आप सोचे सर गलती से डिलीट हो गई, तो गलती की कोई माफी नहीं है उसमें, गई तो गई, वापस नहीं आएगी फिर। तो जब आप किसी फाइल को डिलीट करेंगे तो रिमूव फंक्शन का यूज करके आप डिलीट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि एक बार वो फाइल डिलीट हो गई तो वापस नहीं आएगी। रिसाइकल बिन मैंने इसलिए खाली कर दिया है, अगर रिसाइकल बिन में आएगी तो दिख जाएगी। और हमारी फाइल ये है, होगी डिलीट वहां से। बी में नहीं है, टेस्ट फोल्डर में बी नाम से कोई फाइल नहीं है, रिसाइकल बिन खाली पड़ा हुआ है, वो फाइल नहीं मिलेगी अब आप, वो डिलीट हो गई। ठीक है, दोबारा चलाओगे तो एरर आ जाएगी, बोलेगा ये पाथ में फाइल तो है ही नहीं अब, एरर, फाइल नॉट फाउंड। अब सर उस फोल्डर की सारी फाइल डिलीट करनी है तो वही लूप लगा के फाइल का नाम गेट करके कर दो डिलीट, मना किसने किया है? कर दो डिलीट, लॉजिक लगाइए, डिलीट हो जाएगी। ठीक है। अब अभी तक हमने ये जो सीखा है, ये फाइल को डिलीट करना, ये हमने सीख लिया। अब अगर आपसे कहा जाए कि सर फोल्डर भी डिलीट हो जाते हैं क्या? अगर मैं किसी फोल्डर को डिलीट करना चाहूँ तो फोल्डर बना भी सकते हैं क्या? हमने कहा फोल्डर बना भी सकते हैं, फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हैं, सारे काम आप कर सकते हैं मैन्युअली। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हमने कहा देखो, इंपोर्ट करेंगे ओएस मॉड्यूल के लिए। ओएस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है mkdir। एम के का मतलब मेक डायरेक्टरी, इसको आप ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, डायरेक्टरी बनना यानी फोल्डर का बनना। आपने यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए इंडिया, तो इंडिया नाम से डायरेक्टरी बन जाएगी। कहाँ बनेगी? बाय डिफॉल्ट जब आप एम के टी आई आर में
कोई भी पाथ नहीं लिखते हैं तो वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी को कंसीडर कर लेता है। ठीक है, CWD पे काम करेगा। ठीक है, रन कराएंगे तो डायरेक्टरी बन जाएगी इस नाम से, पहले से हुई तो एरर आ जाएगी। देखो, तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी 42580 फोल्डर जिसमें हम बना रहे हैं वो है। इसको रन करेंगे, कोई एरर नहीं आई, सब कुछ ठीक है, बन गई होगी। हमने कहा देखो ये बन गया इंडिया नाम से, 4:30 जुलाई। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं दोबारा रन कर दूंगा, एरर आ जाएगी, बोलेगा ये फाइल तो, ये फोल्डर तो पहले से ही है, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब एरर में फाइल ही लिख कर आ रहा है। क्यों लिख कर आ रहा है? ये तो फोल्डर है, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हर चीज को फाइल मानता है। ओएस के अंदर आपने पढ़ा होगा फाइल सिस्टम होता है, NTFS, FAT32। कि आप क्या कहते हैं ना, फाइल सिस्टम कहते हैं, फोल्डर सिस्टम कभी नहीं कहते। मतलब हम इतना टेक्निकली नहीं जाना चाहते अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हर चीज एक फाइल होती है, भले ही वो फोल्डर ही क्यों हो। इसलिए जो एरर आ रही है वो फाइल वाली है। बहरहाल अपनी भाषा में बात करते हैं। अगर ये फोल्डर पहले से है तो एरर आ जाएगी, और अगर नहीं है तो बन जाएगा। अच्छा सर, हम किसी स्पेसिफिक पाथ पर फोल्डर नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। os.mkdir, आप अपना पाथ बताइए। हम चाहते हैं सर जी ड्राइव के अंदर बन जाए, यही इंडिया नाम से। अब जी ड्राइव के अंदर देखो, इंडिया नाम से कोई फोल्डर नहीं है। ठीक है, बन जाएगा अभी। इमेजेस और IMGS के आसपास कहीं दिखेगा, बन गया। आ गया, यहाँ फ्रेश करोगे तो मजा का सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं एक साथ पूरा ट्री बनाना चाहूँ तो, पूरा ट्री बनाना चाहें तो का मतलब ये है कि इस बार देखो क्या चाहते हो आप। हम चाहते हैं इस बार ऐसे करके करो, os.mkdir। हम चाहते थे कि जी ड्राइव के अंदर इंडिया नाम से फोल्डर बने, इंडिया के अंदर यूपी नाम से फोल्डर बने, यूपी के अंदर नोएडा नाम से फोल्डर बन जाए, और नोएडा के अंदर सेक्टर 16 नाम से फोल्डर बन जाए। फोल्डर के नाम में जो चीज़ अलाउड है वही रखना, कुछ और मत रख देना। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये फोल्डर बनाना चाहते थे, फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर, जैसे बोलते हैं ट्री। पूरा पेड़ बनाना चाहते हैं, नहीं पूरा ट्री बनाना चाहते हैं। तो MKDIR का कहना यह है कि मैं सिर्फ सबसे लास्ट में जो लिखा होता है उसको ही क्रिएट करूंगा, और उससे पहले जो भी आपने लिखा है उसको मैं पाथ मानूंगा, और वो पाथ पहले से एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर वो पाथ पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैं उस पाथ को क्रिएट नहीं करूंगा, एरर दे दूंगा कि ये पाथ है ही नहीं है। ठीक है, तो MKDIR जो सबसे लास्ट में स्लैश के बाद आप लिखेंगे फोल्डर का नाम, सिर्फ उसको बनाएगा, उसके पहले वाले नहीं बनाएगा। उसके पहले वाले होने चाहिए, और अगर नहीं निकले तो एरर के लिए तैयार रहिए। तो फिर इसका मतलब अभी एरर आएगी, हमने कहा आएगी अभी। ठीक है, अब हम चाहते थे सर पूरा का पूरा फोल्डर बन जाए, पूरा पूरा हमारा इस तरह से तैयार हो जाए बनकर। इसके लिए है मेक डायरेक्टरीज। तो मेक डायरेक्टरीज ऐसा लगा हुआ है ना। तो मेक डायरेक्टरीज कह रहा है लाओ मुझे दे दो, इस पूरे में जो जो है वो अपडेट हो जाएगी, और जो चीज़ नहीं है उसको बना दिया जाएगा। तो इस पूरे पाथ में अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो बन जाएगी। हमने कहा बस जी ड्राइव है, बाकी कुछ है ही नहीं। हमने इंडिया फोल्डर बनाया था वो भी डिलीट कर दिया है। बन जाएगा इंडिया, इंडिया के अंदर यूपी, यूपी के अंदर नोएडा, नोएडा के अंदर सेक्टर 16, सारे फोल्डर बन जाएंगे। कोई एरर नहीं आई। इंडिया, इंडिया के अंदर यूपी, यूपी के अंदर नोएडा, नोएडा के अंदर सेक्टर 16। अब देखो इस काम को आप राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर करोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, है ना। अभी मैं आपसे कहूँ सर एक काम करो इस तरह से, इंडिया के अंदर मान लो 30 स्टेट है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है,
अब क्या करो, इंडिया के अंदर एक स्टेट हो गई, ऐसे यूके बना दो, ऐसे पंजाब बना दो, दिल्ली बना दो, और हर स्टेट में जितने शहर हैं सबके ऐसे फोल्डर बना दो। अब मैं खुद से राइट क्लिक करके बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब बस मुझे प्रोग्राम में किसी तरह से क्या करना है, अपना लॉजिक डेवलप करना है। फाइलों के नाम का कहाँ से आएंगी फाइलें, लूप लगाकर एक लॉजिक में डेवलप कर सकता हूँ, काम आसान हो जाएगा मेरा। तो इस तरह से मेक डायरेक्टरीज ये हमारा एक ट्री क्रिएट करता है। क्रिएट ट्री, ट्री का मतलब आसान भाषा में हो गया फोल्डर एंड नेस्टेड फोल्डर्स। और एम के टी आई आर डज नॉट क्रिएट ट्री। अब जिस तरह से अभी हमने फोल्डर बनाने सीखे हैं, क्या फोल्डर डिलीट भी हो सकते हैं? ने कहा फाइल डिलीट करना तो मुझे आ गया, रिमूव फंक्शन है, लूप लगाकर मैं एक फोल्डर की सारी फाइलें रिमूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक फोल्डर रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये इंडिया वाला जो फोल्डर था जो रखा हुआ है जी ड्राइव के अंदर, ये डिलीट करना है, ठीक है? या ये जो फोल्डर है टेस्ट नाम से, ये डिलीट करना है। अब जब कोई फोल्डर आप डिलीट करते, एक काम करते हैं थोड़ा बेटर समझाने के लिए, मैंने एक फोल्डर एबीसी नाम से बनाया पहले, जो कि खाली है, जानबूझकर बनाया है इसलिए क्योंकि ये खाली है, क्योंकि अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये पॉइंट आएगा। तो रिमूव फंक्शन कह रहा है कि मुझे सिर्फ फाइल ही दे सकते हो, फोल्डर नहीं दे सकते। अगर फोल्डर देना है तो एक दूसरा है, उससे बात करो, जिसका नाम है RMTIR, रिमूव डायरेक्टरी। RMTIR रिमूव डायरेक्टरी फंक्शन कह रहा है लाओ मुझे फोल्डर का पाथ दे दो, मैं फोल्डर को डिलीट करता हूँ। मुझे फाइल मत देना, मुझे फोल्डर ही देना, ठीक है? तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी ड्राइव के अंदर हमारे पास एक फोल्डर है ABC, क्या करेगा, डिलीट कर देगा, डिलीट एम्प्टी फोल्डर। तो अगर फोल्डर एम्प्टी है तो डिलीट कर देगा, देखो ABC डिलीट हो जाएगा, अभी दिख रहा है, अभी थोड़ी देर में गायब हो जाएगा, डिलीट हो गया, ABC नहीं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया जी के अंदर जो IMGS फोल्डर है इसको डिलीट करो। अब IMGS फोल्डर के अंदर तो बहुत सारी फाइल हैं, इन फाइलों को हम डिलीट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। मैंने कहा OS.RMDIR जी के अंदर IMGS कह रहा है पहले एम्प्टी करो फोल्डर को, यानी कि RMDIR तभी डिलीट करेगा फोल्डर जब वो एम्प्टी है, डिलीट एम्प्टी फोल्डर, एल्स एरर। अगर वो एम्प्टी नहीं हुआ तो एरर आ जाती है। अब सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर, तो उसके लिए कहा गया एक और मॉड्यूल है जो इसका एक्सटेंशन है, जिसका नाम है शटिल। शटिल मॉड्यूल कह रहा है कि आप एक काम करो, मेरे अंदर एक फंक्शन है इसका नाम है RM ट्री, इसके नाम से ही काम है, मैं पूरा जो आपका फोल्डर है उसका पूरा ट्री डिलीट कर दूंगा। मैंने कहा जी के अंदर IMGS, इसके अंदर 7,000 फाइल हैं, सब डिलीट हो जाएंगे एक बार में, शिफ्ट डिलीट, कोई नहीं बचेगी। हो गई, हमने कहा हो गई, आया फोल्डर खत्म। IMGS नाम से कोई फोल्डर ही नहीं, देखो आई नाम से बस दो ही रह गए, इमेजेस और इंडिया, और पीछे दिखाना रिसाइकल में सब पड़ा तो है, ये तो पुराना जो मैंने डिलीट किया था मैनुअली वो पड़ा हो, IMGS नाम से कोई फोल्डर नहीं है। चलो, तो इस तरह से अगर हम देखें तो शटिल मॉड्यूल कह रहा है कि आप मुझसे क्या कर सकते हैं, पूरा ट्री डिलीट कर सकते हैं,
डिलीट कंप्लीट 3। फोल्डर को रीनेम करने का सेम तरीका है, जो फाइल को रीनेम करने का था, फोल्डरों को रीनेम करने का सेम तरीका हो, उसमें अलग कुछ नहीं करना। चलो, अब अगर आपसे कहा जाए कि सर ये जो फोल्डर था टेस्ट, जिसके अंदर एबीसी फाइल है कुछ, फिर एबीसी के अंदर कुछ फाइलें हैं, जगह आप दे दो इसे, ये डिलीट कर देगा। शटल डॉट rm3 जी टेस्ट फोल्डर आपका डिलीट हो जाएगा। इसे अगले खाली कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना रहे। आप खाली पड़ा है, टेस्ट नाम से कोई फोल्डर नहीं, डिलीट हो, ठीक है। तो शटल मॉड्यूल कह रहा है कि मेरे अंदर और भी चीजें हैं, जैसे शटल मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है कॉपी पेस्ट का, शटल डॉट कॉपी। हम किसी फाइल को कंट्रोल सी कंट्रोल भी करते हैं, सेम। मान लीजिए कोई फाइल है जैसे ये e.png, मुझे इसे कॉपी करना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है। तो अब मैं इस काम को शटल मॉड्यूल के कॉपी फंक्शन से करा सकता हूँ कि जी ड्राइव के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है a.png, ये कॉपी हो जाए। डेस्टिनेशन सेकंड आर्गुमेंट में डेस्टिनेशन, अगर आप पाथ नहीं बताएंगे सिर्फ नाम बता दोगे तो बाय डिफॉल्ट एक किस पाथ को कंसीडर कर लेगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो जब भी आप पूरी पाइथन में, आज से शुरू हुआ है, पूरी पाइथन जब तक लाइफ में रहेगी, आप अगर आपने कहीं पाथ बताना था और आपने नहीं बताया है तो वो एरर नहीं आती, वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी को कंसीडर कर लेगा। तो जो भी ऑपरेशन हो रहे होंगे वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी के पाथ के अकॉर्डिंग हो रहे होंगे, ठीक है। सर ये कॉपी तो कर रहे हैं, ये कॉपी होनी नहीं चाहिए ना। भाई आप कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल बी करते हैं, वो काम करेगा, इस फाइल को इस पाथ पर कॉपी कर देगा, ठीक है। अगर ये पहले से हुई तो एरर आएगी, ये तो पहले से ही कॉपी कैसे करें इसे? ये हो गई, अगर चेक करो जाके, ये फाइल यहाँ पर है, मैं कहा यहाँ तो होगी, कॉपी करिए, कट थोड़ी करिए। करंट डायरेक्टरी हमारी 42530 है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमारे पास, मैंने उसको डिलीट कर दिया है, ए वाली। एक और फंक्शन है जिसका नाम है मूव। मूव क्या करता है, कट पेस्ट, यानी कि जहां सोर्स फाइल थी यहाँ से कट कर देगा। देखो यहाँ से डिलीट हो गई, सीधा आपके करंट वर्किंग डायरेक्टरी वाले फोल्डर में आ गई है। ये कंट्रोल सी कंट्रोल बी कॉपी पेस्ट, ये आपका कट पेस्ट। अब शटल मॉड्यूल के अंदर लिखना चाहो तो लिख दो, कॉपी प्लस पेस्ट वाली कहानी है, एक कट प्लस पेस्ट वाली कहानी। शटल मॉड्यूल के अंदर एक और फंक्शन है हमारे पास जिसका नाम है डिस्क अंडरस्कोर यूसेज। डिस्क अंडरस्कोर यूसेज क्या बताता है, किसी भी ड्राइव के बारे में जो मेमोरी यूसेज हो रहा है, टोटल स्पेस, फ्री स्पेस, यूजेबल स्पेस, ये इंफॉर्मेशन लाकर हमें देता है। तो डिस्क अंडरस्कोर यूसेज में मैं एक ड्राइव का नाम पास करता हूँ, लेटर सपोज सी। तो इस ड्राइव का लेटर देना है, पूरा पाथ नहीं देना है। तो इस ड्राइव में मेमोरी की इंफॉर्मेशन लाकर एक टपल में रखेगा और वो टपल मुझे दे देगा। अब उस टपल को अगर मैं प्रिंट करके देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ।
तो ये कह रहा है टोटल स्पेस इतना है, यूनिट है बाइट्स, जीबी केबी एमबी नहीं है, बाइट्स में। यूज्ड स्पेस इतना बाइट है, फ्री स्पेस इतना बाइट्स। अगर मैं सिर्फ टोटल स्पेस को बाहर निकाल लूं तो मैं टपल के जीरो इंडेक्स पे जाकर जो आपका टोटल स्पेस है उसको देख सकता हूँ। ये आ गया टोटल स्पेस आपका। अब सर ये एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से रीडेबल नहीं है, क्योंकि बाइट्स जो यूनिट होती है एक आम इंसान को समझ में नहीं आती। एक आम इंसान जीबी और एमबी तक जानता है, टीबी भी जानने लगा है। तो इन तीनों में अगर दिखाओगे तो शायद समझ में ज्यादा आएगा कितना स्पेस है। तो अब अगर हम बाइट को 1024 से भाग कर देते हैं तो केबी बन जाता है। सर केबी से थोड़ा आगे बढ़े तो क्या करो, फिर से जो रिजल्ट आया उसको 1024 से भाग कर दो, तो केबी के बाद आता है एमबी। और अगर फिर से रिजल्ट को भाग कर दो 1024 से तो एमबी के बाद क्या आता है, जीबी। तो अब ये कह रहा है कि आपकी सी ड्राइव में 175 जीबी का टोटल स्पेस है। अब आप एक काम करो, वेरीफाई कर लो सही बोल रहा है प्रोग्राम झूठ बोल रहा है। सी ड्राइव में गए, राइट क्लिक करा, प्रॉपर्टीज, और इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये कह रहा है कि हाँ आपकी कैपेसिटी 175 जीबी की है, और बाइट्स में इतना ही दिखा रहा है जितना मेरा आ रहा है। यूज्ड स्पेस इतना है, फ्री स्पेस इतना है, तो मेरे प्रोग्राम का जो आउटपुट था वो बाइट्स में था। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी ड्राइव में स्पेस की इंफॉर्मेशन को हम पता कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ा डेटा है, आप प्रोग्राम से कॉपी पेस्ट कर रहे थे, पहले चेक तो कर लो जहाँ पेस्ट कर रहे हो वहाँ जगह है कि नहीं। मान लो पता चला आपने पेस्ट करा, आधा फाइल पेस्ट हुआ, एरर आ गई फिर, क्योंकि जगह ही नहीं वहाँ पर अब। तो उस समय ये कोड आपका हेल्प करेगा। ठीक है, अब ओएस मॉड्यूल समझ में आ गया। ये इंडेक्सिंग करी है हमने, टपल को इंडेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, अब अगर हम देखें तो कौन कौन से मैंने मॉड्यूल्स हैं जो अभी तक पढ़ा दिए। अगर शुरू करें तो पहला पढ़ाया था मैंने रैंडम, उसके बाद याद करो मैथ, मैथ के बाद टाइम, कैलेंडर, इटरेटर टूल्स, फिर सिस, फिर अभी आज पढ़ाया कौन सा, ओएस मॉड्यूल, एक अभी और देखा शटल मॉड्यूल। 8 मॉड्यूल मैंने अभी तक करा दिया, अभी और भी पढ़ेंगे। अब उससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, जो शायद आपके मन में आया होगा या आप सोच रहे होंगे पूछने की। वो ये कि अभी हमने जो एक्सपीरियंस लिया है रिगार्डिंग मॉड्यूल्स, हमने ये जाना कि हर मॉड्यूल एक पाइथन प्रोग्राम ही होता है, कोई नई चीज़ नहीं है, बस हम उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ हमने ये जाना कि किसी भी मॉड्यूल को अगर हम अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो मॉड्यूल या तो करंट पाथ पर हो या हमारा लाइब्रेरी के अंदर रखा होना चाहिए। तीसरी बात हमने ये जाना कि अगर किसी भी मॉड्यूल के फंक्शन को आप कॉल करना चाहते हैं तो हमें उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, आज का ही हमने एक पढ़ा लिस्ट डायरेक्टरी फंक्शन। अब देखो मैं क्या गलत कर रहा हूँ मुझे बताओ। लिस्ट डायरेक्टरी फंक्शन क्या करता है, करंट पाथ, अगर मैं उसे कुछ ना कहूँ तो करंट पाथ में जितनी भी फाइल्स हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी में उनके नाम लाकर मुझे दे देता है। जब मैं इसे रन करा रहा हूँ तो ये मना कर रहा है, कह रहा है लिस्ट डायरेक्टरी नाम से फंक्शन ही नहीं है। ऐसा क्यों कर रहा है ये, क्योंकि ये फंक्शन जिस मॉड्यूल से बिलोंग करता है आपने उस मॉड्यूल को इंपोर्ट ही नहीं करा, और फिर उस मॉड्यूल पे डॉट लगा के फंक्शन कॉल करेंगे तभी तो चलेगा। इसका मतलब हमने ये भी सीखा है कि अगर किसी भी मॉड्यूल के फंक्शन को आप कॉल करना चाहते हैं तो पहले आपको उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर मॉड्यूल के नेम पे डॉट लगाकर उस फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ तक आपकी बात समझ में आती भी है और हमने देखा भी है।
लेकिन अब एक बात जो हमारी समझ में नहीं आएगी वो ये कि ये बताओ, ये चलेगा प्रोग्राम या एरर आएगी? चलेगा। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे मेरा। प्रिंट एक फंक्शन है, जैसे अभी लिस्ट डायरेक्टरी एक फंक्शन था, प्रिंट भी तो एक फंक्शन ही है। तो ये भी तो किसी न किसी मॉड्यूल से बिलोंग करता ही होगा। पाइथन के जितने भी लाइब्रेरी के फंक्शन हैं वो किसी न किसी मॉड्यूल से बिलोंग करते ही हैं। हमें तो सर उस मॉड्यूल का नाम भी नहीं पता है जिसमें प्रिंट फंक्शन बना के रखा गया है। जैसे लिस्ट डायरेक्टरी फंक्शन ओएस मॉड्यूल का है, फैक्टोरियल फंक्शन मैथ मॉड्यूल का है ना। इसी तरह से कॉपी मूव फंक्शन शटल मॉड्यूल के अंदर हैं, रीनेम फंक्शन ओएस मॉड्यूल का है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले फंक्शन इटरेटर टूल्स के अंदर हैं, एग्जिट फंक्शन सिस मॉड्यूल के अंदर होता है। तो उसी तरह से हमें तो यही नहीं पता कि प्रिंट फंक्शन किस मॉड्यूल में होता है और जिस मॉड्यूल से बिलोंग करता है, बिना उसको इंपोर्ट करे ये चल कैसे गया? क्योंकि अगर ये चलता है तो हमारे बाकी क्यों नहीं चल रहे हैं फिर? और अगर चलता ही तब है जब मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाए, तो फिर ये क्यों चल रहा है? ये हमारा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं अब, है ना। तो सबसे पहले आंसर देते हैं उस क्वेश्चन का कि ये भी किसी न किसी मॉड्यूल से बिलोंग करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लाइब्रेरी फंक्शन है और उसका मॉड्यूल ना हो। ठीक है। अच्छा, आप ऐसा कर सकते हो, मैं आपसे कहूँ कि एक फंक्शन बनाओ लेकिन प्रोग्राम नहीं बनाओगे, पर कैसे कर लोगे? आप एक प्रोग्राम भी तो फंक्शन डिफाइन करोगे। अब आप हमसे ये कह रहे हो कि सर प्रोग्राम नहीं बनाना लेकिन फंक्शन बनाना है, तो सर हवा में थोड़ी बन जाएगा कोई। प्रोग्राम तो चाहिए, और उसी प्रोग्राम को तो मैं जब इंपोर्ट करता हूँ तो मॉड्यूल कहता हूँ। तो सोचो, जिस इंसान ने प्रिंट फंक्शन बनाया होगा पाइथन बनाते समय, तो वो भी तो किसी प्रोग्राम में बनाया होगा प्रिंट फंक्शन। मतलब वो एक मॉड्यूल हो गया जब मैं इंपोर्ट करूंगा तो। ने कहा तो इस मतलब यही है, ये लाइब्रेरी में जितने फंक्शंस हैं वो किसी न किसी मॉड्यूल से बिलोंग करते ही हैं। ये हो ही नहीं सकता कि बिलोंग ना करते हो। अब आंसर आता है बिल्ट इन्स। बिल्ट इन्स नाम का एक मॉड्यूल होता है पाइथन, और जो प्रिंट फंक्शन है वो बिल्ट इन्स नाम के मॉड्यूल से बिलोंग करता है। अगर ये सच है तो अब तक जो हमें एक सिंटैक्स बताया गया है किसी मॉड्यूल के फंक्शन को कॉल करने का, उसके हिसाब से पहले हम इसे इंपोर्ट करेंगे, फिर इसके नाम पर डॉट लगाकर फंक्शन को कॉल करेंगे। अब देखते हैं चलेगा सर। ये तो चलना ही था क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड तरीका है ही। भाई ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना, ये तो चलता ही है, सब में यही चलता है। तो फिर अब सर एक क्वेश्चन का आंसर आ गया कि प्रिंट फंक्शन किस मॉड्यूल से बिलोंग करता है, बिल्ट पता चल गया, इंपोर्ट करके सब कुछ करके देख लिया, सही नहीं लगा। लेकिन अब ये बताओ कि बिना इंपोर्ट कर चल कैसे गया फिर? बिल्ट इस मॉड्यूल को फिर तो इंपोर्ट हमें करना चाहिए, अब चलना चाहिए। तो पाइथन ने हमें इसके आंसर में एक क्वेश्चन पूछा कि अच्छा चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, और प्रिंट फंक्शन तभी चलवाएंगे इंटरप्रेटर से जब आप ऐसा कर लोगे। याद करो, आज आपकी पहली क्लास है और आप पहले दिन पाइथन पढ़ने आए हो, और आप दुनिया में सुनकर आए थे पाइथन सबसे आसान लैंग्वेज है कंप्यूटर साइंस की दुनिया की। अब पहले दिन ही आपसे क्या करवाया जाएगा? इंपोर्ट करवाया जाएगा। और आप बोलोगे आसान कैसे? और फिर जब आपको पहले दिन इंपोर्ट करवाया जाएगा तो पूछोगे जरूर कि इंपोर्ट क्या होता है। फिर पढ़ाने वाला बोलेगा ये मॉड्यूल होता है। फिर पूछोगे मॉड्यूल क्या होता है। खत्म खेल। पता है सी के साथ ऐसा ही हुआ था। पहले दिन हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच क्या होता है, पता नहीं आपने क्या बोल दिया होगा, कुछ तो बोले ही होगा आंसर में पढ़ाने वाले ने। ना उसको समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा है वो, ना आपको समझ में आएगा उसने क्या बोल रहा है, क्योंकि पहले दिन ही समझ में आ ही नहीं सकता। लिख दिया वाइट मेन, पता नहीं क्या लिख दिया, बहरहाल जो भी है। तो पाइथन ने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा, और पाइथन ने क्या करा, बिल्ट-इन मॉड्यूल या इसके जैसे और भी हैं कुछ मॉड्यूल, तीन चार ज्यादा नहीं है, उनके फंक्शंस जब भी आप अपने प्रोग्राम में कॉल करेंगे तो डायरेक्टली कॉल कर पाएंगे, क्योंकि उनके मॉड्यूल्स को इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेगा। बिल्ट इन मॉड्यूल ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर इंपोर्ट कर देता है, कब? जब आप उसका कोई फंक्शन यूज करते हैं तब। इसी तरह से एक और मॉड्यूल है जिसका नाम है आईओ। आईओ मॉड्यूल के अंदर भी कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे।
अगर आप आईओ मॉड्यूल के कुछ फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं तो बिना इंपोर्ट करे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंटरप्रेटर इसको भी क्या कर देता है, अपने आप इंपोर्ट कर देता है। इस तरह से 4 से 5 मॉड्यूल हैं टोटल, उससे ज्यादा नहीं है, जिनके फंक्शंस को अगर प्रोग्रामर यूज करना चाहता है तो बिना इंपोर्ट करे यूज कर सकता है। लेकिन इसके अलावा किसी और मॉड्यूल के फंक्शन को आप तभी यूज कर पाएंगे जब आप जो स्टैंडर्ड सिंटैक्स बताया गया है उसका यूज कर, उनके लिए इंटरप्रेटर खुद से इंपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो फिर आप ये कहेंगे कि जब पाइथन को अपने आप को आसान कहना ही था तो एक काम करते ना, पाइथन बनाने वाले सारे मॉड्यूल को इंपोर्ट ही करवा दो पहले से ही, प्रोग्रामर को कभी इंपोर्ट सिखाओ ही मत, और आसान नहीं हो जाएगा। भाई आप आसानी की बात अगर कर रहे हो, प्रोग्रामर को सिंपलिसिटी देते हैं, तो एक काम कराओ ना अपने इंटरप्रेटर से, उससे ये कह दो कि पाइथन की लाइब्रेरी में 10,000 मॉड्यूल हैं, प्रोग्राम चलते ही 10,000 इंपोर्ट कर ले, भूल जाए प्रोग्रामर मॉड्यूल क्या होते हैं। तो इंटरप्रेटर करा ठीक है मैं ऐसा कर लूंगा, लेकिन मुझे करने में टाइम तो लगेगा। फिर ये मत करना एग्जीक्यूशन स्लो हो गया, जब मैं ऐसा करूंगा तो मेमोरी खाऊंगा आपकी, ये मत करना मेमोरी खा ली आपने। जरूरी है कि आपको सारे मॉड्यूल के सारे फंक्शन यूज करने हैं। तो ऐसे फंक्शंस जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, याद करो कौन कौन से फंक्शन है जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। लेन बहुत यूज कर रहे थे आप, मिन, मैक्स, टाइप, आईडी, इंट, फ्लोट, एसटीआर, लिस्ट, तो ये फंक्शन आज तक आप पढ़ चुके हो। ये सारे फंक्शन उन्हीं मॉड्यूल से बिलोंग करते हैं जो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाते हैं। इनमें से बहुत सारे तो बिल्ट इन से बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम इनको आज तक पाइथन में यूज करते आ रहे थे। हमें पता ही नहीं था कि ये फंक्शन कहाँ किस मॉड्यूल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब तक बिना इंपोर्ट करे जितने भी फंक्शन हमने चलाए हैं वो उन मॉड्यूल से बिलोंग करते हैं जिनको इंटरप्रेटर अपने आप इंपोर्ट कर देता है। ठीक है, अब हमारे पास एक तरीका भी है, रिवर्स टेक्निक। रिवर्स टेक्निक क्या है, किसी भी फंक्शन से आप पूछना चाहो कि भाई आपका मॉड्यूल क्या है, तो आप फंक्शन से पूछ भी सकते हो कि आप किस मॉड्यूल से बिलोंग करते हैं। कैसे पूछेंगे, तो जैसे मान लीजिए मुझे लाइन फंक्शन से पूछना है कि लाइन फंक्शन बताओ आप किस मॉड्यूल से बिलोंग करते हो, है ना, क्योंकि आपका मॉड्यूल हमने कभी इंपोर्ट तो करा ही नहीं, एक बार देख तो ले आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो कहेगा ठीक है मेरे ऊपर डॉट लगाओ, और एक स्पेशल वेरिएबल है जिसका नाम है अंडरस्कोर, अंडरस्कोर मॉड्यूल, अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो किसी भी फंक्शन से जो बिना मॉड्यूल इंपोर्ट करे चल जाता है, अगर क्यूरियोसिटी आपकी है कि भाई एक बार देखें तो ये किससे बिलोंग करता है, तो आप उस फंक्शन के नेम पे डॉट लगाकर दो अंडरस्कोर शुरू में लगाएंगे, मॉड्यूल दो अंडरस्कोर बाद में लगाएंगे, तो इसको बोलते हैं टेंडर, टेंडर्स। टेंडर्स मतलब डबल अंडरस्कोर, टी माने डबल अंडरस्कोर्स। तो दो अंडरस्कोर से शुरू होगा वेरिएबल, दो अंडरस्कोर से खत्म होगा। पहली बार ऐसा आप पाइथन में कुछ पढ़ रहे हैं, इनको हम आगे चलकर अलग अलग नामों से पढ़ेंगे। इन सबको कैटेगरी में हम क्या बोलते हैं, डंडर्स। ये क्या है, पाइथन के डंडर्स, जो कुछ स्पेशल काम करने के लिए बनाए गए हैं, है ना। और जनरली हम इनको अपने कोड में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं लाइन फंक्शन से ये पूछना चाहूँ तो लाइन डॉट डबल अंडरस्कोर मॉड्यूल डबल अंडरस्कोर, देखते हैं क्या आया, बिल्ट इन आ गया। अब जितने फंक्शन अभी तक आपने यूज करे बिना मॉड्यूल इंपोर्ट करे, सबके बारे में पता करना चाहो तो पता कर सकते, जैसे मेन फंक्शन, सॉर्टेड फंक्शन, और घर जाके अपना लगा के देख लेना। देखो सबका क्या आ रहा है, बिल्ट इन ही आ रहा है। ये तो एक कोइंसिडेंस है, सबका बिल्ट इन आ रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे 4 5 होते हैं। दो के नाम तो मैंने क्लियर कर दिए, एक आईओ इनपुट आउटपुट फाइल हैंडलिंग के लिए यूज होता है वो, और दूसरा आपका बिल्ट इन मॉड्यूल होगा। ठीक है, इसके अलावा किसी भी मॉड्यूल के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने अपने प्रोग्राम में एक फंक्शन बनाया
मेन नाम से, ठीक है, जो सिंपल प्रिंट करता है दिस इज मेन। फिर मेरे पास एक लिस्ट आई, इसमें कुछ वैल्यूज पड़ी हैं और मुझसे किसी ने कहा कि जरा लिस्ट का मिनिमम एलिमेंट निकाल के दिखाओ क्या है। हमने min ऑफ क्या लगा दिया, क्या रिजल्ट आएगा मिनिमम ऑफ एक्स का, 3 आना चाहिए, है ना। देखो एरर, कह रहा है मेन फंक्शन तो कोई आर्गुमेंट लेता ही नहीं है, आपने एक क्यों दे दिया। अब वो मेन फंक्शन जो लाइब्रेरी वाला होता है वो नहीं मान रहा है, कौन सा मान रहा है, आपके वाले प्रोग्राम का मान रहा है। अब ये बताओ, अगर कोई भी फंक्शन जो बिल्ट इन मॉड्यूल में था हम उसे डायरेक्ट कॉल कर सकते थे। अगर मान लीजिए हमने अपने प्रोग्राम में कोइंसिडेंट में पता नहीं था, ऐसा जानबूझ कर नहीं किया, ऐसा कोइंसिडेंस हो गया कि हमने उसी नाम का फंक्शन बना दिया, तो अब इंटरप्रेटर जब भी वो फंक्शन कॉल होगा तो वो उस मॉड्यूल का मानेगा जो अपने आप इंपोर्ट कर लेता है, या मेरे वाले प्रोग्राम का मानेगा, हमारे वाले प्रोग्राम का मानेगा। अब बताओ इस बात को कैसे आप इससे कहोगे कि नहीं ये वो नहीं है, ये वाला है। तो आप क्या करेंगे, जब भी मिन फंक्शन डायरेक्टली कॉल करेंगे तो ये आपके वाले प्रोग्राम का माना जाएगा, और अब आपको मजबूरी में बिल्ट इन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। और इस बिल्ट इन मॉड्यूल का जब मेन यूज करोगे तो इसके नाम से कॉल करोगे, बिल्ट इन डॉट। तो अब ये बिल्ट इन वाला जो मेन है वो मानेगा, और ये अब आपके वाले प्रोग्राम का कंसीडर कर, दोनों चल गए, ये आपका वाला भी चल गया, वो वाला भी चल गया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ये बात जानते हैं तो आपको समझ में आ भी रहा है। अगर कोई इंसान इस बात को नहीं जानता होगा तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा ये हो क्या रहा है यहाँ पर। तो अवॉइड करिए अपने प्रोग्राम का नाम वो रखना जो किसी लाइब्रेरी के मॉड्यूल का नाम है। अवॉइड करिए अपने प्रोग्राम में किसी फंक्शन का नाम वो रखना जो किसी लाइब्रेरी के उस फंक्शन का नाम है जिसका मॉड्यूल अपने आप इंपोर्ट हो जाता है। आप अपने प्रोग्राम में फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तभी चलेगा जब लाइब्रेरी वाला, तभी चलेगा जब आप पहले क्या कर लोगे, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लो। लेकिन ये फंक्शंस मिन मैक्स प्रिंट लेन, इनको आप अपने प्रोग्राम में इन नाम से ना बनाए, क्योंकि ये तो डायरेक्ट चल जाते हैं आपके प्रोग्राम में, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे ये आपके। ठीक है, आपको ये सब इस तरह का बनाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम अभी और भी पाइथन के स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, लेकिन अब जो आगे के स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स हैं वो अपने आप में पूरे पूरे चैप्टर है, मतलब अपने आप में एक टॉपिक है ना, दो दो क्लास एक एक में लग जाएंगी हमारी। तो जैसे जैसे एक है आर ई मॉड्यूल, रेगुलर एक्सप्रेशन, एक है टी के इंटर मॉड्यूल, एक है थ्रेडिंग मॉड्यूल, ठीक है। तो इस तरह से और भी हैं, तो अब ये पूरे पूरे ना चैप्टर के नाम है आपके, तो इनको जब इनका नंबर आएगा तब पढ़ाएंगे। अभी क्या सीखते हैं, अभी सीखते हैं थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को कैसे यूज करते हैं, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। तो थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है, जो पाइथन के क्रिएटर्स ने नहीं बनाए, जो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने नहीं बनाए हैं, ठीक है, ये किसी और ने बनाए हैं। तो जब हम पाइथन को पहले दिन डाउनलोड करते हैं इस वेबसाइट से, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो पाइथन का सेटअप आ जाता है। तो इस सेटअप के साथ जो जो मॉड्यूल्स आते हैं उनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स। और जो मॉड्यूल्स इस सेटअप के साथ नहीं आते हैं, हमें अलग से डाउनलोड करने पड़ते हैं, उन्हें बोलते हैं थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स ये संस्था नहीं बनाती, जो संस्था पाइथन को मेंटेन करती है इसका नाम है पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। तो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के अलावा भी हम और आप भी पाइथन के मॉड्यूल बना सकते हैं, क्यों बना नहीं सकते। हमने अपना मान लो अब इससे पहले प्रोग्राम बनाया था P208 वाला, अगर मैं
उसमें कोई बहुत बड़ा काम कर दूं जो अब तक हुआ ही नहीं पाइथन में, तो दुनिया वाले उसको यूज करना चाहेंगे फिर? तो दुनिया के लिए मेरा प्रोग्राम मॉड्यूल ही तो हो गया जब वो चलाएंगे अपने में इंपोर्ट करके। तो अब मैंने थोड़ी बनाई पाइथन, बट मैंने पाइथन में क्या बना दिया, मॉड्यूल बना दिया है। तो किसी के दिमाग में कोई आइडिया आया जो अब तक पाइथन में कहीं किसी मॉड्यूल में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, आपने कर दिया, दुनिया को आप अवेलेबल करा दो, उनका टाइम बचेगा बाकी लोगों का। तो बाकी लोगों के लिए आपका प्रोग्राम एक मॉड्यूल तो हो गया, लेकिन अब वो कौन सा कहलाएगा, थर्ड पार्टी मॉड्यूल। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड पार्टी मॉड्यूल को, अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हम और आप लोगों ने मिलकर, पाइथन के मॉड्यूल्स बना दिए, कुछ कुछ मीनिंगफुल काम कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं दुनिया इसको एक्सेस करे। दुनिया तक ये कैसे पहुंचेंगे फिर, क्योंकि दुनिया तक तो पाइथन वाले पहुंचे हैं, जो पाइथन वाले ने बना के दे रखे हैं सेटअप के साथ। हमारे वाले कैसे पहुंचेंगे? तो उसके लिए पीएसएफ ने क्या करा, एक प्लेटफॉर्म बनाया और उस प्लेटफॉर्म का नाम रखा PyPI.org, PYPI.org। इस प्लेटफॉर्म पर एक वेबसाइट ही है। इस प्लेटफॉर्म पर आप अपना अकाउंट बनाए और फिर जाके यहाँ पर अपलोड कर अपने मॉड्यूल्स के लिए। फिर कोई भी जो आपके मॉड्यूल को यूज करना चाहता है यहाँ पर जाएगा और यहाँ से डाउनलोड करके ले आएगा। डाउनलोड करने वाले को अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन अपलोड करने वाले को अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एज ए पाइथन प्रोग्रामर हम ज्यादा बार क्या कर रहे होंगे, 10%, 90% लोग डाउनलोड करते हैं, सिर्फ 10% लोग हैं वर्ल्ड वाइड जो बनाकर रखते भी होंगे यहाँ पर। 10 भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 5% लोग होंगे वर्ल्ड वाइड जितने पाइथन के प्रोग्रामर्स हैं, उनमें से सिर्फ 5% होंगे जो बनाकर रखते होंगे, बाकी सबको चाहिए ही, कोई मेहनत करना चाहता ही नहीं है। तो अब PyPI.org वेबसाइट पे चलते हैं, लिखेंगे PYPI.org, PyPI.org, पाइथन पैकेज इंडेक्स, पाई पाई पाइथन पैकेज इंडेक्स। अब यहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाएंगे, रजिस्टर करें अपने आप के लिए, और अपना जो भी पब्लिश करना है कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक देखो कितने यूजर ने अपना अकाउंट बना रखा है, 7,22,767, मोटा मोटा 7 लाख लोगों ने अब तक अपने यहाँ पर अकाउंट बना रखा है। और टोटल कितने मॉड्यूल्स हैं इस पर, कितने कितने हो गए, 8,86,00,000, 86,82,000, इतनी फाइल्स हैं। हमने कहा इनमें कुछ मॉड्यूल्स की फाइल होंगी, कुछ क्या 90% मॉड्यूल्स की फाइल है, और बाकी 10% उनकी सपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी। सब सारे मॉड्यूल्स नहीं है, कुछ सपोर्टिंग फाइल्स भी होंगी हमारे। ठीक है, चलो तो अब मान के चलो इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, क्या एक ही इंसान ने बनाए होंगे? हमने एक क्यों बनाएगा, कोई भी बना सकता है। अब जैसे मान लो मुझे यहाँ पर क्या करना है, वेबसाइट बनानी है। तो वेबसाइट बनाने के लिए पाइथन में जो मॉड्यूल चाहिए होता है वो पहले से आता ही नहीं है। क्या नाम है उसका, जेंगो। यहाँ जाके सर्च कर लो, देख लो क्या है, जेंगो ए हाई लेवल पाइथन क्या है, फ्रेमवर्क। तो बहुत सारे मॉड्यूल का कलेक्शन पैकेज, बहुत सारे पैकेजेस का कलेक्शन क्या होता है, फ्रेमवर्क, यानी कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है फिर ये, क्योंकि इसको क्या कहा जा रहा है, फ्रेमवर्क कहा जा रहा है। क्या करने के लिए, वेब डेवलपमेंट करने के लिए, वेब। ठीक है, अब इसी तरह से मेरे पास एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है पांडाज, पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर फॉर डेटा एनालिसिस, टाइम सीरीज एंड स्टैटिस्टिक्स। अगर पाइथन में आप स्टैटिस्टिक्स, टाइम सीरीज और डेटा एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं तो क्या पढ़ेंगे आप, पांडास नाम की लाइब्रेरी पढ़ेंगे। तो जिन लोगों का कोर्स डेटा एनालिटिक्स है
वो यही पढ़ते हैं, पांडास। ठीक है, इस तरह से अब आपने पाइथन पढ़ी, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी पढ़ ली, एरे नहीं पढ़े। तो हमारे पास नमपाई नाम से एक लाइब्रेरी है जो आपका एरे पे काम करने के लिए यूज होती है। एरे कंप्यूटिंग इन पाइथन। पाइथन में एरे नहीं होते या होते हैं, इसका आंसर बड़ा अजीब हो गया देना। अब आंसर क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड पाइथन में एरे की सपोर्ट नहीं है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से हम एरे का यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड पाइथन मतलब जो पाइथन सेटअप के साथ आती है उसमें एरे का टॉपिक नहीं है, लेकिन हम नमपाई लाइब्रेरी का यूज करके हम एरे का कॉन्सेप्ट प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करने हैं तो पाईट्यूब नाम से एक लाइब्रेरी है। पाईट्यूब क्या है? पाईट्यूब पाइथन की लाइब्रेरी है फॉर डाउनलोडिंग यूट्यूब वीडियोस। आप यूट्यूब डाउनलोड मैनेजर का यूज करते हैं, आप मत करो, पाइथन का प्रोग्राम बना लो यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, जीमेल नाम की एक लाइब्रेरी है। अगर आप गूगल का अकाउंट रखते हैं तो गूगल का अकाउंट आप पाइथन के प्रोग्राम से मैनेज कर सकते हैं। आपको जीमेल लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं, आपका प्रोग्राम ही जीमेल बन जाएगा। ठीक है, इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? हमने कहा इसकी जरूरत, आपका प्रोजेक्ट बना, अब आपके प्रोजेक्ट को ओटीपी सेंड करना है किसी की मेल पर, या पासवर्ड लिंक सेंड करना है किसी की मेल पर। तो जो प्रोजेक्ट का ओनर है वो कोई मैनुअली थोड़ी मेल करके आता है क्लाइंट के लिए, तो तुरंत मेल आता है ना आपके पास। इसका मतलब जो प्रोजेक्ट है वो खुद मेल कर रहा है। तो वही चीज अगर मुझे पाइथन के प्रोग्राम से करके देखनी है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी करके दिखाएंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। अगर मुझे विकीपीडिया के साथ इंटरेक्ट करना है तो विकीपीडिया नाम की एक लाइब्रेरी होती है। अगर मैं चैट जीपीटी को पाइथन में इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो चैट जीपीटी की लाइब्रेरी का नाम है ओपन एआई। ओपन एआई एक लाइब्रेरी है जो चैट जीपीटी के लिए काम करती है। इसी तरह से अगर मुझे क्यूआर कोड बनाना है तो क्यूआर कोड नाम की एक लाइब्रेरी होती है जो क्यूआर कोड को जनरेट करने वाला काम करती है। ठीक है, मुझे ट्विटर से डेटा फैच करना है या ट्विटर पे कोई ट्वीट करना है या कुछ भी करना है, ट्वी पाई नाम की एक लाइब्रेरी होती है जो ट्विटर से बात करती है, ट्विटर लाइब्रेरी फॉर पाइथन। तो सर व्हाट्सअप की भी आती है, फेसबुक की भी आती है, हमने कहा सबकी आती है। पेटीएम की आती है, फेसबुक की आती है, व्हाट्सअप की आती है, सबकी आती है। ठीक है, तो इस तरह से पाइथन में ऑलमोस्ट हर काम को करने की लाइब्रेरी आपको मिल जाती है। पर ऐसा हो सकता है कि सुबह 6 बजे एक प्रोग्राम है जो मैं चाहता हूँ चले, लेकिन मुझे उठना ना पड़े, 6 बजे प्रोग्राम अपने आप चल जाए, बस कंप्यूटर ऑन होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास लाइब्रेरी है शेड्यूलिंग करके। शेड्यूलर लाइब्रेरी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हम अपने प्रोग्राम को शेड्यूल कर सकते हैं कि हम बना अब रहे हैं लेकिन चलेगा भी नहीं, हम चलाएंगे शाम को 6 बजे, या हर संडे चलाएंगे सुबह 10 बजे, या हर 2 घंटे बाद चलाएंगे। तो हम अपने प्रोग्राम को इस तरह से शेड्यूल कर सकते हैं कब कब वो चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए शेड्यूलर नाम की लाइब्रेरी होती है हमारे पास। ठीक है, और है सर? कोई लिमिट नहीं है सर, कोई बहुत है, कहाँ तक ढूंढोगे कहाँ तक पढ़ोगे। तो हमें नंबर नहीं बढ़ाने हैं, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है कि तरीका क्या होता है थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को पाइथन के प्रोग्राम में इंपोर्ट करने का, क्योंकि ये सारी लाइब्रेरी उस वेबसाइट पर रखी है, आपके कंप्यूटर में नहीं है अभी। अभी आप इंपोर्ट करेंगे तो एरर आ जाएगी आपके में। तो पहले आपको सीखना पड़ेगा कि इन लाइब्रेरीज को अपने कंप्यूटर में लाया कैसे जाए, उसके बाद फिर इनको इंपोर्ट कैसे करेंगे। कोई एक करके दिखाते हैं, मान लीजिए विकीपीडिया का यूज करके दिखाते हैं। इस पर क्लिक करेंगे विकीपीडिया पे। ठीक है, उसके बाद फिर देखो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डाउनलोड फाइल्स का। इसकी जो फाइल्स हैं ना, इस पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा,
पे क्लिक करेंगे और ये फाइल आपका डाउनलोड द फाइल फॉर योर प्लेटफॉर्म, लर्न मोर अबाउट इंस्टॉलिंग पैकेजेस पे क्लिक कर दो। डाउनलोड हो गई, ये फाइल हो गई डाउनलोड। अब ये हमारी टार फाइल है, राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके अंदर से पाइथन फाइल निकलेगी, फिर उस पाइथन फाइल को कॉपी करेंगे और लाइब्रेरी फोल्डर में जाके पेस्ट करके आएंगे। तो कभी जो आपने डाउनलोड कराई तो डाउनलोड फोल्डर में जाके सेव हो गया। अब आप इंपोर्ट करोगे तो इंटरप्रेटर डाउनलोड फोल्डर में थोड़ी चेक करने आएगा कोई मॉड्यूल के लिए, उठा के वहाँ कॉपी करना होगा, लाइब्रेरी फोल्डर में पेस्ट करना होगा। पर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम हो गया। हमने कहा ये तो एक रास्ता है, आसान तरीका देखो। अगर आप इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते कि डाउनलोड करो फिर एक्सट्रैक्ट करो फिर कॉपी करो फिर पेस्ट करो, ठीक है, तो फिर हमसे कहा गया कंप्यूटर का कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, सर्च बार में जाओ, टाइप करो CMD और इस कमांड प्रॉम्प्ट पे आप क्या लिख दो, ये कमांड आ रही है पिप इंस्टॉल विकीपीडिया, इसे कॉपी करेंगे, टाइप करना सीख लो और पेस्ट कर देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे। जब मैं एंटर करूंगा तो दो काम होंगे। पहला काम होगा, ये कमांड जो पिप कमांड है ना, पिप कमांड इंटरनली इस वेबसाइट से अपना कनेक्शन बनाती है, py.org, जो अभी मैंने आपको दिखाया साहब। इसके लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना मस्ट है। इंटरनेट होगा तभी ये कमांड चलेगी, वरना एरर आ जाएगी, कनेक्शन रिक्वेस्ट की एरर आ जाती है। उसके बाद ये जो लाइब्रेरी है ये इसको डाउनलोड करना शुरू कर देगी। डाउनलोड करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट भी करेगी। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो इसके अंदर की फाइल हैं उनको लाइब्रेरी फोल्डर में कॉपी भी करके आएगी ये कमांड। उसके बाद डाउनलोड फोल्डर से डिलीट कर देगी। यानी कि मुझे क्या करना है, लिखकर बस एंटर करके इंतजार करना है। जो काम हमें करने के लिए कहे गए वो सारे काम ये कमांड खुद कर देगी। तो इसके हम दो काम कहते हैं, पहला डाउनलोड, दूसरा इंस्टॉल। इंस्टॉल का मतलब होता है राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना फाइलों को, जहां पर हमारा फोल्डर है लाइब्रेरी वहां जाके पेस्ट करना, इसको बोलते हैं इंस्टॉल कर। ठीक है, तो ये डाउनलोड और इंस्टॉल दोनों वाला काम करती है। ठीक है, तो अब पिप इंस्टॉल विकीपीडिया। लेकिन सर एक चीज बताओ, ये जो लाइब्रेरी है, जिस इंसान ने इस लाइब्रेरी को पहली बार बनाया होगा तब से लेकर आज तक उसने इसमें कोई चेंज नहीं करा होगा। भाई पाइथन के वर्जन आ गए, 3.11 पे चल रहे हैं, तो जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती हैं ना, इन सब के भी अपने अपने वर्जन्स होते हैं। हमने आपने कोई कोड बनाया तो आज हमारी जो सोच थी उसके हिसाब से बना दिया। अब 5 साल बाद क्या हम उस में कुछ ऐड नहीं करना चाहेंगे टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग? करना चाहेंगे। तो अब मैं अपनी लाइब्रेरी को क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कोई ये कहे हमसे, नहीं हमें तो आपकी पुरानी वाली यूज करनी है, हमें लेटेस्ट फीचर चाहिए ही नहीं। तो अब मैं क्या करूँ, मैं दोनों चीजें रखूंगा उसके लिए, पुरानी वाली भी नई वाली भी। कैसे पहचानेगा वो नई पुरानी वर्जन? तो जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं सबके क्या होते हैं, वर्जन होते हैं। तो जैसे अभी जो विकीपीडिया लाइब्रेरी है उसका लेटेस्ट वर्जन है 1.4.0, जो कि काफी सालों से अपडेट नहीं हुआ है, 9 साल से यही चल रहा है, मतलब इसमें कोई चेंज ही नहीं करा इन लोगों ने। ठीक है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें मतलब है कि ये हमारा एक वर्जन है। अब ये बताओ, जब हम पिप इंस्टॉल विकीपीडिया करते हैं तो हमने इसको तो ये बताया ही नहीं कि इस लाइब्रेरी का कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। तो अब कैसे बताएंगे, डबल इक्वल लगाकर वर्जन का नाम 1.4.0। अब जाके ये कमांड py.org से कनेक्शन बनाएगी और वहां पर विकीपीडिया नाम की लाइब्रेरी को ढूंढेगी और उसका 1.4.0 वर्जन डाउनलोड कर देगी। सर फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी डाउनलोड करेंगे हमें पहले उसका वर्जन पता होना चाहिए, और हमें नहीं पता होगा तो फिर हमने कहा फिर एक काम करो, एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि आप ना कुछ भी उल्टा सीधा लिख दो नंबर, जो आपको लगता है कि वर्जन हो ही नहीं सकता। अब जब मैं ऐसा करता हूँ तो पिप कमांड हमें वैलिड वर्जन्स की लिस्ट लाकर दे देती है कि आपने जो दिया था वो गलत था, ये वैलिड है, इनमें से बताओ कौन सा चाहिए।
तो इससे एक ट्रिक हो गई पता करने की कि किस लाइब्रेरी के कौन से वर्जन आते हैं। मैं एंटर करूंगा, मना हो रहा, कुड नॉट फाइंड ए वर्जन, ये वर्जन नहीं मिला। ये हैं, इनमें से बताओ कौन सा चाहिए। बस यही तो हम चाहते थे कि बता दे हमारे लिए कौन कौन से, हमें कौन सा पता था ये है। तो जब भी कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करो, वर्जन का कोई भी इशू हो, तो कुछ भी गलत वर्जन लिख दो पहले, फिर पिप कमांड आपको सजेस्ट करती है कि इस लाइब्रेरी की ये सही वर्जन है, अब बताओ इनमें से कौन सा चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर मैं पिप कमांड का यूज करता हूँ, डबल इक्वल लगाकर वर्जन नहीं स्पेसिफाई करता हूँ, तो पिप कमांड एक फीचर और देती है। वो कहती है फिर एक काम करेंगे हम, जो इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा उसको उठा लाएंगे। अब आपको वो चाहिए नहीं चाहिए हम उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने वर्जन नहीं बताया, बताएंगे तो डबल इक्वल लगा के बताएंगे, और अगर नहीं बताएंगे तो सबसे लेटेस्ट वर्जन इस लाइब्रेरी का जो होगा वो आपका डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और अगर पहले से इंस्टॉल हुआ तो, मान लीजिए मैंने किसी दूसरे बैच में ये पढ़ाया होगा, हो सकता है पहले कर रखी हो मैंने डाउनलोड, तो पिप कमांड बोल देगी ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ये जो रिक्वायरमेंट है ऑलरेडी सेटिस्फाइड। नहीं होगा तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अगर देखें जरा, करो, फिर मैं क्लिक करा गया, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये लाइब्रेरी मैंने अपने कंप्यूटर में पहले किसी बैच में डाउनलोड करी हुई है। लेकिन आपके में नहीं आएगा, आपके में कलेक्टिंग इंस्टॉलिंग ऐसे पहले कहेगा, कलेक्टिंग फिर लिख कर आएगा इंस्टॉलिंग। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं अगर इसको अनइंस्टॉल करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, एक बार मैंने डाउनलोड कर ली, अब मेमोरी का इशू आ रहा है, तो मैं जो अब लाइब्रेरीज यूज नहीं हो रही है थर्ड पार्टी में हटाना चाहता हूँ कंप्यूटर से, ताकि मेमोरी थोड़ी फ्री हो जाए, तो पिप अनइंस्टॉल लाइब्रेरी का नाम। तो आपके कंप्यूटर में जो भी विकिपीडिया की लाइब्रेरी होगी वो अनइंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन इसकी जो डिपेंडेंट लाइब्रेरीज है वो अभी भी रहेंगी। मान लो इसके लिए हमें और भी कुछ लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है, तो उनको भी आपको अनइंस्टॉल करना चाहिए अगर पूरी तरह अनइंस्टॉल करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं कहा चलो इतना से कर, कह रहा है मिल गई फाइल लाइब्रेरी, हटा दें, हमने कहा हटा दो, सक्सेसफुली अनइंस्टॉल। लेकिन इसकी डिपेंडेंट जो लाइब्रेरीज हैं अभी भी होंगी मेरे पास। अब दोबारा इंस्टॉल कर, हमने कहा करो, कलेक्ट हो गई, देखो कलेक्टिंग विकिपीडिया, इंस्टॉलिंग, इंस्टॉलिंग मतलब एक्सट्रैक्टिंग कॉपी पेस्टिंग, हो गया सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पाइथन की किसी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक। अब इसका यूज करना हो तो कैसे करेंगे, हमने कहा फिर काम करते हैं। यूज करने के लिए यहाँ आएंगे अपने प्रोग्राम में, और यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट। अब देखो नाम बड़ा है विकिपीडिया का, तो मैंने इसको एस डब्ल्यू के कर लिया। अब विकिपीडिया लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है समरी। समरी फंक्शन क्या करता है, विकिपीडिया के पेजेस पर आप जो टेक्स्ट कहेंगे उसको सर्च करेगा और उसकी समरी लाकर आपको दे देगा। मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर पाइथन लैंग्वेज, तो क्या करेगा, ये पाइथन लैंग्वेज विकिपीडिया के पेजेस में जहां भी लिखा होगा उस पेज का डेटा पढ़कर आपको दे देगा। तो जो भी रिजल्ट होगा वो लाकर आपको दे देगा। इस प्रोग्राम को चलाने के लिए भी इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी विकिपीडिया लाइब्रेरी इंटरनेट पर जो विकिपीडिया वेबसाइट है उससे कनेक्शन बनाती है सर्चिंग करने के लिए। ये आपका रिजल्ट आ गया, पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप चाहते हो कि सर पूरा टेक्स्ट ना आए, शुरू के दो ही सेंटेंस आ जाएं, सेंटेंसेस इक्वल टू टू, शुरू के दो ही सेंटेंस आएंगे बस, तो तीन आ गए, एक, दो, तीन। तो विकिपीडिया ने ये कहा अच्छा ये बताओ, अगर कहीं लिखा है डॉक्टर कुमार विश्वास, डॉक्टर कुमार
विश्वास। कहीं लिखा है ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर डॉट नोएडा। तो आपके हिसाब से डॉक्टर शब्द अलग हो जाएगा, कुमार अलग हो जाएगा, क्योंकि आप ये मान रहे हो ना फुल स्टॉप से पहले एक सेंटेंस है, फुल स्टॉप के बाद दूसरा सेंटेंस है। तो विकिपीडिया लाइब्रेरी ने कहा फुल स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप स्पेस, फुल स्टॉप स्पेस से सेंटेंस बनता है, सिर्फ फुल स्टॉप से नहीं बनता, क्योंकि इंग्लिश में ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिसको आप एब्रीविएशन के साथ डॉट लगा देते, तो इसलिए उसको अलग सेंटेंस नहीं मानती लाइब्रेरी वाली, जो कि सही तरीका है। मान लो किसी के नाम में हम डॉट लगा कर लिख रहे हैं, है ना, वो कौन सी मूवी थी मुन्ना भाई वाली, जे डॉट अस्थाना, तो जे डॉट अस्थाना लिखोगे तो जे अलग हो गया, अस्थाना अलग हो गया। आप ग्रेटर नोएडा लिखोगे, जी आर डॉट नोएडा, तो जी आर अलग हो गया, नोएडा अलग हो गया, जबकि एक ही वर्ड है ये। इसीलिए विकिपीडिया लाइब्रेरी फुल स्टॉप स्पेस को अलग मानती है सेंटेंस बनाने के लिए। ये एक ही था, इसलिए एक ही सेंटेंस है पूरा, ठीक है, बहरहाल दो सेंटेंस हमारे आ गए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर हम यूजर से ही ना पूछ लें कि यूजर बताओ क्या सर्च करना चाहते हो, हमने कहा ये बात भी सही है, यूजर से पूछ लेते हैं विकिपीडिया पे क्या सर्च करना चाहते हैं। गूगल सर्च नहीं हो रहा है, गूगल पे जो विकिपीडिया वेबसाइट है उस पर सर्च कर रहे हैं हम सीधे, एंटर टेक्स्ट। बताओ क्या सर्च करना है, हमने कहा सर्च कर दो विराट कोहली को। विराट कोहली एन इंडियन क्रिकेटर, सही है, तो हमें चाहिए वही मिल रहा है, सर्च कर दो। सचिन, अब सचिन देखते हैं, जो सचिन हम सोच रहे हैं वही सचिन विकिपीडिया सोच रही है कुछ और, सचिन तो बहुत है दुनिया में, यही कह रहा है, सचिन बहुत है, सचिन एक्टर भी है, सचिन नाम से ये भी है। अब बताओ आपको क्या है? हमने कहा सचिन तेंदुलकर चाहिए, तो पूरा लिख कर दो ना फिर, अगर ये चाहिए तो अगर बहुत सारा ऐसा डेटा मिल गया जो मैच हो रहा है विकिपीडिया पर, तो फिर आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा, देखो सही आगे निकल कर। तो वो भी विकिपीडिया पे जो भी सर्च करना चाहते हो आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हो। चलो फिलहाल आज इतना ही, बाकी मंडे को मिलेंगे, मंडे को आगे की और लाइब्रेरीज पढ़ेंगे थर्ड पार्टी।